आज के हम लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल थ्योरी, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्टीट्यूशनल थ्योरी। इंस्टीट्यूशनल थ्योरी में हम देखते हैं कि वो बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस का जो रोल है वो क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या अहम किरदार अदा करते हैं। दिस इज़ द मेन क्रक्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल थ्योरी। उसमें हम जी देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डेफिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, characteristics of institutions, typology of institutions एंड मेजर इंस्टीट्यूशनल थ्योरी। उसमें हम जो है वो तीन डिस्कस करेंगे, हिस्टोरिकल, सेकंड इज़ रैशनल चॉइस एंड द थर्ड इज़ नॉर्मेटिव थ्योरी। इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशनल थ्योरी की जो है वो सिग्निफिकेंस देखते हैं। वो कहते हैं कि इन रिसेंट ईयर्स स्कॉलर्स एंड पॉलिसी मेकर्स अलाइक हैव paid increasing attention to the complex relationship between institutions and economic development। वो कहते हैं कि जो स्कॉलर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने अहमियत दी है, उनकी जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है। किस चीज़ में इंक्रीज़ हुआ है कि जी इंस्टीट्यूशंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के में क्या रिलेशनशिप है। ये जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है इसको स्टडी करने के लिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ गया है। देयर इज़ वाइड स्प्रेड कंसेंसस दैट इंस्टीट्यूशंस मैटर क्रूशली फॉर डेवलपमेंट। वो कहते हैं कि वाइड स्प्रेड एक कंसेंसस है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत मैटर करते हैं फॉर डेवलपमेंट, तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है इंस्टीट्यूशंस की। द इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स विद इन विच इकोनॉमिक पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड आर ऑफ क्रूशल सिग्निफिकेंस। ठीक है जी, कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। कौन सी इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स? वो इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स जिनके अंदर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। फॉर एस मॉगलो हु इज़ ऑथर, वो क्या कहते हैं कि डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आर द फंडामेंटल कॉज ऑफ डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहते हैं कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में जो डिफरेंसेस हैं वो मेजर कॉज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है जी, फंडामेंटल कॉज ऑफ डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो डिफरेंस है उसका मेजर कॉज है। Institutions are the rules of the game in a society. Institutions, ठीक है, rules of game in a society. More formally, they are the limitation to free behavior imposed on the individuals by the society। वो कहते हैं कि institutions क्या काम करते हैं। इंस्टीट्यूशन जो हैं वो लिमिट करते हैं फ्री बिहेवियर को इंडिविजुअल्स की, जो उन पे इम्पोज की जाती है सोसाइटी की तरफ से। ये इंस्टीट्यूशंस का काम होता है। Roderick presented one of the most thorough analysis of the role of institution in the process of economic growth। अब रॉडरिक जो है, रॉडरिक ने जो वो रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन को स्टडी किया है, उसके बारे में बात की है, उसको थॉरोली एनालाइज किया है इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि उसका इकोनॉमिक ग्रोथ में उसका क्या अमल दखल है, उसका क्या किरदार है। द एनालिसिस टेक इनटू अकाउंट द रोल्स ऑफ प्रॉपर्टी राइट। अब उस एनालिसिस का क्या वो कहते हैं कि बुनियाद थी। सबसे पहले थी जी रोल ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, सेकंड वाज रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस, थर्ड इज इंस्टीट्यूशंस फॉर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, फोर्थ इज इंस्टीट्यूशंस फॉर सोशल इंश्योरेंस एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इसको रॉडरिक ने स्टडी किया है और देखा है कि इन चीज़ों का इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या किरदार है। लेन एंड टॉर्नल ऑब्जर्व दैट मैनी कंट्रीज that are rich in natural resources such as Nigeria, Venezuela have done poorly in terms of economic growth। वो कहते हैं कि ये जो दो ऑथर हैं लेन एंड टॉर्नल, इन्होंने स्टडी की है और ये इस कंक्लूजन में पहुँचे हैं कि वो कंट्रीज़ जो नेचुरल रिसोर्सेज में रिच हैं लेकिन उनके इकोनॉमिक ग्रोथ पुअर है। ठीक है, आगे जी वो बताते हैं उसका क्या आकाज क्या था। वाई देयर इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ पुअर डिस्पाइट हैविंग rich natural resources। In the absence of well-defined and protected property rights, natural resources can be exploited by a number of powerful political groups। कि अगर वो कहते हैं कि आपके पास वेल डिफाइंड प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी राइट्स नहीं हैं तो किसी जो एक मुल्क है, एक स्टेट है, उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको जो ताकतवर पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं या ताकतवर जो पॉलिटिकल एलीट होते हैं वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उनके पास एक मैकेनिज़्म होना चाहिए, एक प्रॉपर मैकेनिज़्म की वो बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस की बेसिकली बात कर रहे हैं जो डिफ़ाइन करें या और प्रोटेक्ट करें प्रॉपर्टी राइट्स को। पुअर कंट्रीज टेंड टू हैव अनरिलायबल ऑफ लीगल सिस्टम, करप्ट गवर्नमेंट एंड इनसिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है जी, वो कहते हैं कि जो
ओवर जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके मसाइल यही हैं कि वहाँ पे लीगल सिस्टम का मसला है, करप्ट गवर्नमेंट्स होती हैं और इनसिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। बेसिकली उनके पास प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस नहीं होते, इसलिए वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ वो कहते हैं कम होती है। Where institutions are poor, entrepreneurs succeed on the basis of political rather than economic criteria। वो कहते हैं कि जिन मुल्कों में इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो पोअर होते हैं, वीक होते हैं, वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स जो होती हैं वो क्या करते हैं, वो टेक ओवर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कौन सी बेसिस पे टेक करते हैं, पॉलिटिकल बेसिस पे टेक कर लेते हैं रादर देन इकोनॉमिक क्राइटेरिया। वही जो हमने ऊपर बात की है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेफ गार्ड करते हैं लीगल सिस्टम को, ठीक है, और डिफरेंट जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनको सेफ गार्ड करते हैं इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट पॉलिटिकल एक्शंस ऑफ रियल कॉन्सिक्वेंस अकर इन इंस्टीट्यूशंस। वो कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे पॉलिटिकल एक्शंस जो हैं वो होते हैं। देयरफॉर इट इज़ क्रूशियल टू अंडरस्टैंड हाउ दीज बॉडीज एक्ट एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। इसलिए वो कहते हैं कि इस चीज़ को स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना, डिस्कस करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि ये बॉडीज़ किस तरह से जो है वो एक्ट करती हैं और किस तरह से इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं विद इन दैम। Next point is a generation of work has shown that institutions affect various political outcomes। वो कहते हैं कि स्टडी से पता चला है कि जो institutions हैं वो political outcomes को इफेक्ट करते हैं। For instance, numerous scholars have shown that electoral system shape the behavior of parties, candidates and voters। इसकी उन्होंने अब बेस्ट एग्जांपल एक दी है कि इलेक्टोरल सिस्टम जो किसी भी मुल्क का इलेक्शन का सिस्टम होता है वो शेप करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिहेवियर को, कैंडिडेट्स के बिहेवियर्स को और वोटर के बिहेवियर को। इसका मतलब है कि जो इलेक्टोरल सिस्टम है ये वो कहते हैं कि प्रॉपर सिस्टम है, अगर आप इस सिस्टम के तहत चलेंगे तो चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइज्ड होंगी। बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, अ मैकेनिज्म ऑफ। Next point is other scholars have demonstrated that different constitutional structures such as presidential parliament system affect regime stability। ठीक है, वो कहते हैं कि इसी तरह जो आपके डिफरेंट गवर्नमेंट के सिस्टम्स हैं, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म है या पार्लियामेंट्री फॉर्म है, तो वो भी आपके रिजीम की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स व्हाट इज़ इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन की यहाँ पे उन्होंने एक थोड़ा सा उसको डिफाइन करने की कोशिश की है। इंस्टीट्यूशन इज़ अ स्लिपरी टर्म विच मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट ऑथर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फॉर ऑल्सिन। Olsen is an author. An institution is the bearer of a set of practices, a structural agreement, and a configuration of rules which determines what is exemplary behavior। अब वो कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन जो है a set of practice है, एक structural agreement है और एक configuration of rules है जो determine करता है exemplary behavior को। exemplary behavior को institutions are devised by individuals। जो individuals होते हैं वो devise करते हैं institutions को, but in turn constrains their actions। लेकिन in return जो institutions होते हैं वो क्या करते हैं, वो constraints करते हैं, वो limit करते हैं individuals के actions को। they are part of the broad social fabric। एक broad social fabric का part होते हैं institutions, but also the conduit through which day to day decisions are taken। hence institution is a meso level concept। ठीक है जी, this is about what is a institution। नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टीट्यूशंस कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। इसमें उन्होंने दो तरह के टाइप्स बताए हैं इंस्टीट्यूशंस की। वो कहते हैं कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन भी होते हैं। फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस आर नॉर्मली एस्टैब्लिश्ड एंड constituted by binding laws, regulations and legal order which prescribed what may or may not be। अब जो कहते हैं कि जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो किस तरह से बनते हैं, वो बाइंडिंग लॉज, रेगुलेशंस और लीगल ऑर्डर के थ्रू बनते हैं, ठीक है। And informal institutions on the other hand are constituted by conventions, norms, values and accepted ways of doing things, whether economic, political or social। informal constitutions वो कहते हैं कि norms, different values, conventions के through बनते हैं। they are embedded in traditional social practices and cultures which can be equally binding। ठीक है, वो कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल सोशल प्रैक्टिसेस और कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं उनकी बुनियाद वहाँ से होती है, which are also equally binding। Now there are different types of institutions: historical institutionalism,
rational choice institutionalism, normative institutionalism, empirical institutionalism, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनलिज्म, सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिसन। लेकिन हम इसमें जो मेजर थ्री हैं इसकी फर्स्ट हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म और नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म को पहले देखेंगे। मूविंग टुवर्ड्स हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म कि हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है, ये क्या बात करते हैं। वो कहते हैं कि जी फर्स्ट पॉइंट इज हिस्टोरिकल ग्रोथ of a particular organization is crucial in identifying the degree of institutionalization। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो हिस्टोरिकल ग्रोथ होती है वो कहते हैं कि वो क्रूशियल है इन आइडेंटिफाइंग द डिग्री ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। अब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की डिग्री को आइडेंटिफाई करने के लिए क्रूशियल है। इंस्टीट्यूशनल थ्योरी इनेबल्स अस अंडरस्टैंड बोथ द ओरिजिन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एंड द पाथ बाय विच इट हैज़ डिवेलप्ड। बेसिकली इसमें वो क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म में हमें हेल्प आउट करती है दो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। फर्स्ट इज़ हाउ एन इंस्टीट्यूशन इज़ ओरिजिनेटेड, किस तरह से एक इंस्टीट्यूशन जो है वो बना है और किस तरह से उसने डेवलप की है, उसकी ओरिजिन के बारे में बताते हैं और उसकी डेवलपमेंट या उसकी एवोल्यूशन के बारे में हमें बताती है हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म किसी भी इंस्टीट्यूशन की। नेक्स्ट पॉइंट इज ईच इंस्टीट्यूशन हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री। हर इंस्टीट्यूशन की अपनी एक हिस्ट्री होती है, इट्स ओन टाइम डिपेंडेंट लाइन ऑफ डेवलपमेंट एंड हाउ अ सोशल सिस्टम डेवलप्स, ऑपरेट्स एंड इफेक्ट्स इट्स स्ट्रक्चर एंड कैपेसिटीज फॉर एक्शन। ठीक है जी, वो कहते हैं कि हर जो इंस्टीट्यूशन होती है उसकी एक अपनी हिस्ट्री होती है, किस तरह से वो बना है, किस तरह से उसने डेवलप किया है, उसकी इफ़ेक्ट्स क्या हैं कल्चरल, ठीक है, सिस्टम की जो डेवलपमेंट्स हैं वो किस तरह से हैं, उसने ऑपरेट किस तरह से किया है और उसकी कैपेसिटीज़ क्या हैं। हर इंस्टीट्यूशन की दूसरे इंस्टीट्यूशन से वेरी करती हैं। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इज समथिंग दैट हैपन्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन ओवर टाइम, रिफ्लेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशंस और own distinctive history, people who have been in with the group, it incorporates and the vested interest they have created and the way it has coped with the environment। इसमें भी उन्होंने जो है वो इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री के बारे में बात की है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म की, जिसमें वो कहते हैं कि द यूएस कांग्रेस बिकेम व्हाट इट इज़ टुडे थ्रू एन एवोल्यूशन ऑफ सम 200 years ago। कहते हैं कि यूएस कांग्रेस की जो आज आप एक मौजूदा शक्ल देखते हैं इस तरह से नहीं है, बल्कि इसमें एक 200 years का टाइम लगा है इसको इस शेप में आने में। इसी तरह से वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की भी एग्जांपल दे रहे हैं, उसका भी एक एवोल्यूशनरी पीरियड है। इंस्टीट्यूशंस रिलाई अपॉन द लॉजिक ऑफ परसिस्टेंस और पाथ डिपेंडेंसी। इंस्टीट्यूशंस किस चीज़ पे रिलाई कर रहे हैं, पाथ डिपेंडेंसी पे रिलाई कर रहे हैं। एंड once launched on that path they continue along until some sufficiently strong social political force ठीक है जी। so these are the two. Next is the rational choice institutionalism. Rational choice institutionalism assume that individuals are instrumentally persuaded to maximize their utility. Next point is rational choice institutionalism think of institution as a system of rules and incentives. रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिस्ट जो हैं वो अब इंस्टीट्यूशंस को कैसे देखते हैं, वो देखते हैं एज इंस्टीट्यूशंस एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड इंसेंटिव्स। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो रूल्स सेट ऑफ रूल्स हैं एंड इंसेंटिव्स हैं। रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिस्ट इस तरह से इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं। दिस थ्योरी परमिट प्रेस्क्राइब्ड रूल्स दैट इज डिजाइन टू कॉन्स्ट्रेन बिहेवियर। ठीक है जी। फॉर रैशनल चॉइस थियरिस्ट इंस्टीट्यूशंस आर इजीली चेंजेबल। वो कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस को आप इजीली चेंज कर सकते हैं। इफ करेक्ट सेट और रूल्स और द करेक्ट पे ऑफ मैट्रिक्स इज सिलेक्टेड देन द डिस्क्राइब्ड आउटकम कैन बी अचीव्ड और इंजीनियर्ड। अब वो कहते हैं कि अगर आप चाहें तो आप जो है इंस्टीट्यूशंस में भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप अपने कोई रिक्वायर्ड जो है आउटकम्स हैं, कोई आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं, आप उनको अचीव करना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग सिस्टम इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस कर सकते हैं। Next is institutions are capable of producing some
predictability and regularity of outcomes that benefits all participants in an institutions। वो कहते हैं कि जी इंस्टीट्यूशंस के जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसको जो है उसके लिए वो बेनिफिशियल होता है अगर कोई इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है। एंड आल्सो क्लैरिफाइज द probable range of decisions available to societal actors not directly involved in the process of any particular organization। Thus, businesses may benefit from a regulatory regime established by government। और इस कहते हैं कि जो businesses होते हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं regulatory regime से जो government establish करती है, even though they may complain but some of its particular constraints, कुछ उसके constraints के बारे में भी वो अबाउट इंस्टीट्यूशनलिस्ट थेरी। उसमें हमने आज उसके कुछ जो है वो मेन जो चीज़ें थी वो डिस्कस की हैं। हमारा ये वाला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हुई हो तो प्लीज़ इसी क्लास की वॉल पे डू आस्क मी। थैंक यू। अल्लाह।